जय हिंद। आज का टॉपिक है कि क्या किसी संपत्ति पर अगर किसी अन्य का अवैध कब्जा यानी इल्लीगल पोजीशन हो जाए तो क्या उस संपत्ति को बिना न्यायालय की सहायता से हम बेदखल कर सकते हैं। यानी कि क्या किसी संपत्ति को बिना न्यायालय की सहायता से अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा सकता है। तो फ्रेंड, हाँ, कराया जा सकता है, क्योंकि एपेक्स कोर्ट ने अभी रिसेंट एक जजमेंट में पूनाराम वर्सेस मोतीराम के केस में ये बताया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो संपत्ति पे दावा करता है और उस संपत्ति का टाइटल उसके नाम पे है यानी मालिकाना हक उसके पास है, तो वो उस संपत्ति को अपना बता करके उस टाइटल के आधार पर बिना न्यायालय की सहायता से प्रशासन की मदद से, याद रखिएगा, न्यायालय तो सहायता की लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रशासन की मदद लेनी पड़ेगी और उस प्रशासन की मदद से, चाहे वो पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मदद से, वो जो इल्लीगल पोजीशन है उसको अपने संपत्ति से बेदखल कर सकता है। ठीक है, बस शर्त इतना है कि जो दावा कर रहा है उसको अपना मालिकाना हक साबित करना पड़ेगा। बस इतना ही साबित करने पे ही उसकी संपत्ति जो इल्लीगल पोजीशन है उससे बेदखल कराया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर, चाहे वो जमीन हो, चाहे भूमि हो, चाहे कोई भी हाउस हो, मकान हो, अगर उस पे कितने वर्षों से काबिज क्यों ना हो, इवन 12 साल, याद रखिएगा 12 साल इसलिए है क्योंकि कुछ एक्ट में 12 साल का ये जिक्र किया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर, चाहे भूमि हो या मकान हो, उसमें 12 साल से काबिज है तो 12 साल के पश्चात उसका मालिकाना हक बन जाता है। लेकिन ये मालिकाना हक उसके खिलाफ नहीं बनेगा जब वो संपत्ति का वास्तव में मालिक, जिसके पास टाइटल है, जिसके पास मालिकाना हक है, उसके खिलाफ वो अपना मालिकाना हक, जो काबिज व्यक्ति है, वो दावा नहीं कर सकता। क्योंकि किसी व्यक्ति किसी संपत्ति पर जो वास्तविक मालिक होता है वो वही व्यक्ति होगा जिसका उस संपत्ति पर मालिकाना हक टाइटल के माध्यम से या किसी विल या रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से कोई है। उसके खिलाफ फिर कोई भी कब्जाधारी अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा कि किसी भी संपत्ति पर मालिकाना हक अगर आप साबित कर देते हैं तो फिर आपको न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो इल्लीगल पोजीशन है उसको एक प्रशासन की मदद से, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस की मदद से आप उस इल्लीगल पोजीशन को अपनी संपत्ति से बड़े जबरदस्ती कह लीजिए या बलपूर्वक आप उसको बेदखल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, वैसे बता दें कि एक तरीका तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नया लॉ लेट डाउन किया हुआ, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि कोई ना कोई संपत्ति पर कोई ना कोई बेवजह का अपना दावा ठोकता है जबकि उसके पास कोई कागजात नहीं होते हैं। तो जितने भी एक्ट हमारे पास है, चाहे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो जो सेक्शन 5 में दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति जो वास्तव में मालिकाना हक रखता है वो अपने टाइटल की मदद से इल्लीगल पोजीशन को डिस्पोसेस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड में कई प्रावधान दिए हुए हैं जिसमें आप टाइटल होल्डर के पास पूरा राइट है कि वो जो इल्लीगल पोजीशन है उसको डिस्पोजेस कर सके। इसी तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 145 के अंतर्गत आप पुलिस या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की मदद से भी किसी संपत्ति पर जो अनैतिक कब्जा है उसको हटवा सकते हैं। फिर है सेक्शन 64 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। आपको बता दें कि पूनाराम वर्सेस मोतीराम के केस में ये मामला उठा था जब इल्लीगल पोजीशन ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि सेक्शन 64 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक किसी संपत्ति पर काबिज है तो उसके बाद उसको मालिकाना हक बन जाता है। तो अपेक्स कोर्ट ने कहा कि ये वो वहां पर लागू होता है जहां पर किसी संपत्ति का वास्तविक ओनर या मालिक नहीं है। याद रखिए, सेक्शन 64 वही एप्लीकेबल होता है जहां पर मालिकाना हक
साबित करने वाला कोई नहीं है, यानी वो संपत्ति बेमालिक या विदाउट ओनरशिप चल रहा है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति 12 साल से काबिज है तो उसका मालिकाना बन जाता है। लेकिन अगर कोई ओनर है, टाइटल होल्डर है, तो उसके खिलाफ ये सेक्शन 64 एप्लीकेबल नहीं होता। इंडियन पैनल कोड में 406 जो कि विश्वासघात के माध्यम से, 420 जो धोखाधड़ी के माध्यम से, या 467 जो फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से किसी संपत्ति पर अपना मालिकाना दिखाते हैं, उसके खिलाफ भी आप प्रशासन की मदद से उस संपत्ति को उसके कब्जे से आप मुक्त करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, साथ में आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति जिसके पास अपना मकान है या जमीन है, जब वो पट्टे पे रहते हैं या किराए पे रहते हैं, तो कुछ पॉइंट ध्यानपूर्वक रखें, जैसे कि आपको फ्यूचर में किराया भी मिलता रहे और आपका मालिकाना हक भी किसी प्रकार से हस्तक्षेप न हो और न कोई आउटसाइडर आपके संपत्ति पर अपना हक जताना शुरू कर दे। इसके लिए 3-4 पॉइंट आप नोट कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। जब भी किसी भूमि को या मकान को आप किराए पे देते हैं तो 4 पॉइंट याद कर लें। पहला पॉइंट ये है कि जो रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड आप बनवाएं वो सिर्फ 11 महीने का ही बनवाएं। 11 महीने बनवाने से ये होगा कि आप हर साल उस रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करेंगे और इस तरह से जो अदर पर्सन है उसका जो कब्जा है उसमें ब्रेक इन आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, टेनेंट को या पट्टेदार को आप वक्त वक्त पे बदलते रहे। 3 साल से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को एक संपत्ति पर काबिज मत रहने दें। ठीक। चौथा, अगर कोई टेनेंट या पट्टेदार या किराएदार किराया देना बंद कर देता है तो उसका बिजली और पानी का कनेक्शन मत काटे क्योंकि वो काबिज होने के आधार पर अपना नया कनेक्शन अपने नाम पे ले सकता है। और बिजली और पानी कनेक्शन अगर किराएदार ने अपने नाम पे ले लिया तो फिर आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। इसलिए अगर किराया नहीं देता है तो आप उनका किराया या बिजली का कनेक्शन मत काटे। ठीक। आप चाहे तो अपने टाइटल शिप के माध्यम से अगर किराएदार को आप हटाना चाहते हैं और नहीं हटना है तो आप प्रशासन की मदद से आप उसे बेदखल कर सकते हैं। और लास्ट है कि प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है वो हमेशा अपने नाम पे बनवाए, जिससे आपका टाइटलशिप, आपका मालिकाना हक आपके संपत्ति पर बना रहे। अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी संपत्ति आप किसी अन्य को किराए पे दे सकते हैं और आपका मालिकाना हक उस पर बना रहेगा और बाकायदा आपका जो किराया है वो भी वक्त पे आता रहेगा और आपके भविष्य में कोई समस्या मालिकाना हक पे या संपत्ति पे आपके हक को कोई भी अन्य व्यक्ति उसको न तो किसी प्रकार से चैलेंज कर सकता है और अगर चैलेंज करेगा तो टिकेगा नहीं। और इस तरह से आप अपनी संपत्ति पे अपने मालिकाना हक के साथ साथ उस पर किराया भी आराम से ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, दैट्स इट। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पे आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।